हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 2 मल्हार और पाठ 2 का नाम है गोल। यह एक संस्मरण है जिसमें मेजर ध्यानचंद के बारे में बात की गई है। तो इसके हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ से मेरी समझ से कहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा या स्टार बनाइए। 1 नंबर पर है कि दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है। पहला है कि वे अत्यंत क्रोधी थे। नंबर 2 पे है कि वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, या फिर उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, या फिर है कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो हमें मेजर ध्यानचंद की कौन सी बात के बारे में पता चलता है, इनमें से हमें छांट के भरना है। तो उत्तर है कि वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो हमने इस उत्तर के आगे स्टार लगा दिया है। देखिए ये स्टार लगा हुआ है, तो इस तरह से उत्तर के आगे हम स्टार लगा देंगे। प्रश्न 2 कि लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया, यानी कि उन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा उत्तर सही है, कि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, या फिर उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, या हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या फिर उनकी खेल भावना के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है। देखिए यह उत्तर सही है कि उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इसलिए इस उत्तर के आगे हमने स्टार का चिन्ह बना दिया। अब है ख कि अब अपने मित्रों के साथ में चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, यानी कि जो हमने अभी 2 उत्तर देखे हैं, तो अब आप ये बताइए कि आपने ये 2 उत्तर ही क्यों चुने। तो इसमें विद्यार्थी आप स्वयं करें और आप पता लगाएं कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। जैसे उन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हॉकी बहुत विशेष प्रकार से, उनमें विशेष कौशल था हॉकी खेलने का, तो इस वजह से उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इसी तरह से आप इन दोनों प्रश्नों को आप अपनी समझ से और लिखिए। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर के कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इनके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। देखिए ये शब्द दिए हुए हैं लांस नायक, तो हमें ये बताना है, इसके सामने अर्थ या संदर्भ लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो इनमें से हमें ये बताना है कि इस लांस नायक का अर्थ या ये किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो इनमें से छांट करके उसके साथ इसका मिलान करना है। उसी प्रकार से नंबर 2 पे बर्लिन है, नंबर 3 पे पंजाब रेजिमेंट है, नंबर 4 पर सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम है, नंबर 5 पे सूबेदार है और नंबर 6 पे छावनी है। तो इनको इनके अर्थ और संदर्भ के साथ में हमें मिलान करना है। तो अब इनका हम उत्तर देखते हैं। देखिए 1 नंबर पे दे रखा है शब्द लांस नायक, तो इसका अर्थ या किस संदर्भ में आया है कि ये भारतीय सेना का एक पद या रैंक होती है लांस नायक। नंबर 2 पे है बर्लिन ओलंपिक। बर्लिन ओलंपिक क्या है कि वर्ष, ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये 4 नंबर के साथ में मैच कर रहा है। और क्या लिख रहा है कि वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था, तो वो बर्लिन ओलंपिक है। फिर नंबर 3 पर है पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट का क्या मैचिंग है कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल, ये क्या है, ये पंजाब रेजिमेंट के बारे में है। तो ये 5वें नंबर के साथ में मैच है। और नंबर 4 पर है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, ये नंबर 6 के साथ में मैच कर रही है। और इसमें क्या है कि अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल, ये अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल है सैम्पर्स एंड माइनर्स। फिर 5वें नंबर पर है सूबेदार।
सूबेदार क्या है कि स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था, यानी कि भारतीय सेना में जो दूसरा सबसे बड़ा पद था वह सूबेदार था। उसके बाद है छावनी। छावनी क्या होती है? सैनिकों के रहने का क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर हमारी सैनिक रहते हैं वह छावनी होता है। तो ये छठा जो है छावनी, ये नंबर 3 के साथ में मैच कर रहा है। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुन करके कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। यानी कि ये पंक्तियां आपको ध्यान से पढ़नी है और विचार करना है कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी कि अपने विचारों को आप अपनी कक्षा में समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कहा है कि बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। यानी कि अब इस बात को पढ़ करके आपके दिमाग में क्या विचार आया, तो उत्तर देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, किसी के साथ में गलत व्यवहार करता है या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है, तो उसे अपने मन में गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसके साथ भी कभी भी बुरा कुछ घटित हो सकता है या उसने जिसका बुरा किया है वह उससे बदला अवश्य लेगा। जैसे मेजर ध्यानचंद जब पंजाब रेजिमेंट की ओर से सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के साथ में खेल रहे थे, तो उनसे मुकाबला न कर पाने पर एक खिलाड़ी ने उनके सिर पर स्टिक दे मारी। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब मेजर ध्यानचंद सिर पर पट्टी बांध करके फिर से खेलने आ गए, तो वह मन ही मन मेजर ध्यानचंद से डरने लगा। अर्थात बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ में भी बुराई की जाएगी। खा है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जा करके अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। अब उत्तर है कि इन पंक्तियों में ध्यानचंद के व्यक्तित्व की यह भावना उजागर होती है कि वे अपनी टीम में अपने साथियों का पूरा सम्मान करते थे। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर के पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। इसी कारण से गोल के पास ले जाकर के गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे ताकि वह भी गोल कर सके। उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। ध्यानचंद ने अपने शब्दों में भी कहा है कि खेलते समय इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। यानी कि उनमें सच्ची खेल भावना थी। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगा करके अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कहा है कि ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। उत्तर है कि ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो वे बिल्कुल नौसिखिए थे। नौसिखिए का मतलब बहुत कम जानते थे। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया और उनको तरक्की भी मिलती गई। हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे निरंतर प्रयासरत रहे। 1936 में वे बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बने और अपने हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि हॉकी के जादूगर कहलाए। खा है कि किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। उत्तर है यह कथन सत्य है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। वे गेंद को अपने साथियों के पास में ले जाते थे ताकि वे गोल कर सकें और जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर के टीम को देना चाहते थे। दूसरी ओर इस बात का भी सदा ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं पूरे देश की हो, जो यह दर्शाता है कि वे सच्चे देश प्रेमी थे। संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था।
यानी कि मेजर ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलते थे। इस वाक्य को पढ़ करके ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी कि पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। कहा है कि अपने अपने समूह में मिलकर के इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो उत्तर देखते हैं कि एक विशेषता यह है कि जब विरोधी टीम के एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सर पर मारा तो ध्यानचंद ने उसे वापस मारने की बजाय उसकी टीम को खेल में बुरी तरह से हराया। इस प्रकार से वह खिलाड़ी अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। एक विशेषता यह भी है कि मेजर ध्यानचंद बॉल को गोल के पास में ले जाकर के अपने साथी खिलाड़ियों को दे दिया करते थे ताकि उस खिलाड़ी को गोल करने का श्रेय मिल जाए। अब है ख, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ में साझा कीजिए। यानी कि आपने जो विशेषताओं की सूची बनाई है उन्हें आप कक्षा में साझा कीजिए। तो उत्तर है कि ऊपर प्रश्न में इस संस्मरण की जो भी विशेषताएं बताई गई हैं उन्हें कक्षा में सबके साथ में साझा कीजिए। यानी कि ऊपर हमने जो विशेषताएं बताई हैं प्रश्न में उनको सभी को आपको इन विशेषताओं को इकट्ठा करके अपनी कक्षा में सबके साथ में साझा करना है। शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। का है जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार में उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म यानी कि एक ही जैसे शब्द दो बार में एक साथ में आए तो वो शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे कि योजक चिन्ह कहते हैं। यानी कि जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी कि जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। तो उत्तर है देखिए ज्यों ज्यों, और इनको बीच में किससे जोड़ा गया है? एक आड़ी रेखा से जोड़ा गया है जिसे क्या कहते हैं? हम योजक चिन्ह कहते हैं। फिर है क्या नंबर पे? जब जब। ग पे है पानी पानी, अण पे है राम राम, और घ पे है धीरे धीरे। यानी कि एक ही शब्द दो बार प्रयोग में आ रहा है तो ये शब्द युग्म हुआ, और इनको जोड़ने के लिए हमने बीच में एक छोटी सी लाइन खींची है जिसे कि हम योजक चिन्ह कहते हैं। ख है कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, ये एक जैसे नहीं हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हों। तो देखिए अभी हमने पहले वाले उत्तर में तो जब शब्द युग्म देखे थे वो दोनों ही शब्द एक जैसे थे, लेकिन ख में क्या है कि दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन ये भी शब्द युग्म हैं, ये भी एक योजक कड़ी के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो हमें अब भिन्न भिन्न शब्दों वाले शब्द युग्मों को ऐसे 5 शब्द युग्म हमें छांट करके लिखने हैं। तो उत्तर देखते हैं। का है तो देख रख रखाव। ख में साज सज्जा। तो ये 2 अलग अलग शब्द हैं लेकिन ये एक योजक कड़ी से जुड़े हुए हैं, तो ये शब्द युग्म में तो हैं लेकिन ये भिन्न शब्द युग्म है। ग में है चाल चलन, घ में है साफ सफाई, और अण में है खान पान। तो इस तरह से ये भिन्न शब्द युग्म हैं। ग है हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे या वह बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। और ऊपर कैसे लिखा हुआ है? हार या जीत। देखिए ऊपर कैसे लिखा हुआ है? हार या जीत, बच्चे व बूढ़े। और लिख कैसे सकते हैं हम इनको? एक योजक कड़ी लगा करके, यानी कि हार जीत बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। अब जैसे दे रखा है अच्छा या बुरा, तो उत्तर में कैसे आएगा? अच्छा या बुरा। या को हटा देंगे और बीच में एक योजक कड़ी से इनको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? अच्छा बुरा। फिर है छोटा बड़ा,
तो उत्तर क्या होगा, छोटा या बड़ा। तो इसको हम या को हटा देंगे और एक योजक कड़ी से जोड़ देंगे और क्या बनेगा, छोटा बड़ा। फिर है अमीर और गरीब, तो इसका उत्तर क्या आएगा, और को हटा देंगे और क्या बनेगा, अमीर गरीब। फिर है उत्तर और दक्षिण, तो और को हटा देंगे और क्या बनेगा, उत्तर दक्षिण। एक योजक कड़ी से जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, उत्तर दक्षिण। फिर है गुरु और शिष्य, तो इसमें से भी देखो और को हटा देंगे और क्या बनेगा, गुरु शिष्य। अमृत या विष, तो या को हटा के और क्या बनेगा, अमृत विष, और बीच में एक योजक कड़ी से जोड़ देंगे। बात पर बल देना, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, या फिर मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना, दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुन करके लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में से ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। उत्तर है कि बात पर बल देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं, यानी कि जिन शब्दों से बल दिलता है वह शब्द क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे कह है कि मेरा इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। ख में है कि अब हर समय मुझे ही देखते रहना, तो इसमें क्या है, ही। का में क्या था, ही। तो ये शब्द इस पे जोर डालते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, शब्द निपात शब्द कहलाते हैं। फिर गा है कि अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। फिर घा है कि तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। अण है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। चाहे कि मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। तो इस तरह से हमने उन वाक्यों को लिखा जिनमें कुछ विशेष ऐसे शब्द थे जिनमें जोड़ दिया गया है। लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यदि वाक्यों में ही, भी, तो आदि शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो ये सामान्य वाक्य का रूप ले लेते हैं और ये शब्द वाक्य को प्रभावी बनाते हैं, यानी कि अपने वाक्य को प्रभावी बनाने के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाठ से आगे आपकी बात का है कि ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। यदि मतलब आप अगर उनके स्थान पर होते तो क्या आप बदला लेते, अगर आप लेते तो किस प्रकार से लेते। तो उत्तर देखते हैं कि यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी पर बहुत क्रोध आता और उसी तरह से मारपीट की इच्छा भी होती, परंतु एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम रखता और अच्छे खेल का प्रदर्शन करके उसकी टीम को खेल में हरा करके उससे बदला लेता। अब खा है कि आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। उत्तर है कि इसमें विद्यार्थी अपने मनपसंद के खेल और खिलाड़ियों के नाम लिखें, क्योंकि सबके अपने अलग अलग पसंद के खिलाड़ी और खेल हो सकते हैं। तो इसलिए बच्चों आपको जो भी खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में और उनके खेल के बारे में आपको लिखना है। तो ये आप स्वयं ही कीजिए। समाचार पत्र से का है कि क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी कि जो खेल समाचार आते हैं पत्रिका वगैरह में हम रोज़ाना पढ़ते हैं, तो उसमें से आपको अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में यानी कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है।
तो उत्तर देखते हैं खेल समाचार। जैसे यहाँ हमने चेस के बारे में लिखा है। आपको अगर कोई दूसरा खेल पसंद है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो चेस भारत के डी गुकेश ने टॉप सीड फेबियानो कारुआनो को ड्रॉ पर रोका। सेंट लुइस भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने एक बार फिर टॉप सीड अमेरिका के फेबियानो कारुआनो के साथ कड़े मुकाबले में ड्रॉ खेला, जबकि ग्रैंड शतरंज टूर सिंकफील्ड कप के 7वें राउंड के बाद में फ्रांसीसी खिलाड़ी अलीरेजा फिरोजा ने अपनी बढ़त 1 अंक तक बढ़ा ली। तो डी गुकेश कौन है? ये चेस के भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। अब कहा है कि मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं, यानी कि स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं। स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में आप लिखते हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ में मिलकर के कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत है कि इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। यानी कि आपको अपनी क्लास में किसी भी खेल के प्रसारण की लाइव कमेंट्री करनी है। तो इसके लिए आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की भी शैली का उपयोग कर सकते हैं। तो उत्तर है कि बारी बारी से छात्रों का प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाए और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री निम्न प्रकार से करें या करने का अभिनय करें। खेल प्रसारणों की कमेंट्री निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट के लिए अब बैटिंग के लिए आए हैं भारतीय टीम की जान और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। पाकिस्तान के बॉलर बाबर आजम बॉलिंग कर रहे हैं और वो मारा छक्का। बाबर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली का शानदार छक्का। देखिए, इसी तरह की कमेंट्री जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको देखने को मिलती होगी। तो इसी तरह की कमेंट्री आपको अपनी क्लास के अंदर करनी है। डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ में उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। पहला है कि आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। फिर है कि आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे तो 2 वाक्य हों या फिर 2 पृष्ठ। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। अर्थात इसमें बताया है कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज की पहेली, यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी के द्वारा गोल किया जाएगा। देखिए, यहाँ सामने ये पहेली दी गई है और इसमें 3 खिलाड़ी सामने दिख रहे हैं चित्र में। तो सबसे पहले तो हम तीनों खिलाड़ियों को नंबर दे देते हैं। जैसे यह पहले नंबर का खिलाड़ी है, यह दूसरे नंबर का खिलाड़ी है और यह तीसरे नंबर की खिलाड़ी है। अब इन तीनों के पास में एक एक हॉकी स्टिक है और एक एक बॉल है। अब इन तीनों को अपनी बॉल नेट के पास पहुंचानी है। यह नेट हो गया आपका सामने जो दिख रहा है, यहाँ पे इन्हें गोल करना है। तो इन तीनों खिलाड़ियों की बॉल को ले जाकर के आपको ये जो लूप बना हुआ है इसमें से गुजरना है। तो जिसकी भी बॉल नेट तक पहुंचेगी वही खिलाड़ी गोल कर पाएगा। तो अब आप खुद से भी करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इस पहेली को हल करने में। तो हमने जो पहेली हल की है वह कैसे है, तो 3 नंबर का जो खिलाड़ी है वह अपनी बॉल को इस तरह से, उसके पास रास्ता कौन सा है, यह उसका रास्ता है, तो इस तरह से वह अपनी बॉल को ले जाते हुए बिना किसी बाधा के, और देखिए उसकी बॉल आराम से यहाँ से जा रही है, ये देखिए, और इस तरह से वह
गोल करने में सक्षम है। तो तीसरे नंबर का जो खिलाड़ी है वह गोल कर पाएगा, जबकि पहला और दूसरा जो खिलाड़ी है उनकी बॉल नेट तक नहीं पहुंच पाएगी। आप ये स्वयं करके एक बार देखें तो आपको इसका पता चल जाएगा कि पहले और दूसरे नंबर के जो खिलाड़ी हैं उनकी बॉल बीच में ही अटक जाएगी। झरोखे से आपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपने गली मोहल्लों में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। अब डांडी या गोथा यह भील भिलाला बच्चों का खेल है। डांडी और गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, यानी कि खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफ़ी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा ही है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए एक गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि भील भिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है। यह बांस की बनी हुई होती है। अब है खेल सामग्री, यानी कि इस खेल को खेलने के लिए हमें कौन सी खेल सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबर 1 है बांस के गुट्टे की गेंद जिसे द्वित कहते हैं। फिर है नंबर 2 पे गोथा, यानी कि अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडियाँ। फिर नंबर 3 पर है राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा सा वृत्त बनाना। तो ये सब हम इस खेल को खेलने के लिए हमें सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। अब है कैसे खेलें। देखिए सामने चित्र में दो बच्चे अपने हाथ में बांस की 2 स्टिक लिए हुए खड़े हैं, तो ये इसी खेल से संबंधित हैं। अब कैसे खेलें, यानी कि इस खेल को हम कैसे खेलें। तो सबसे पहले है कि वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी भी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी हों। नंबर 2 पे है टॉस करना। टॉस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करेगा, यानी कि टॉस करते हैं जिसमें जो जीतेगा वह दल ही खेल को शुरू करेगा। नंबर 3 पर है कि गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहते हैं। नंबर 4 है कि दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े रहते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार ना करे। 5वें पर है कि खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। 6 है कि बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी कि गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है। उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पारे में धकेलता है वही बलवान है और इसीलिए विजयी भी। नंबर 7 पर है कि खेल के 2 विशेष नियम हैं। पहला है कि गेंद को शरीर के किसी भी अंग से ना छूना, ना रोकना, और दूसरा है कि गेंद को हवाई शॉट ना मारना और ना उसे हवा में शॉट खेल करके साथी खिलाड़ी को पास देना। बाकी कड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं कि जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है वह विजयी होता है। विशेष यह खेल होली का त्यौहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन ये द्वित और गोते, यानी कि गेंद और डंडे आग में डाल दिए जाते हैं। साझी समझ का है आपने इस खेल के नियम पढ़ करके अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ में मिलकर के डांडी या गोथा खेल खेलिए। ख है कि आप भी डांडी या गोता जैसे अनेक स्वदेशी खेल अपने मित्रों के साथ में मिलकर के अपने विद्यालय, घर या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार से लिखिए कि उन्हें पढ़ करके कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। यानी कि जैसे अभी आपने डांडी और गोता के खेल नियम देखे थे तो उनको पढ़ करके कोई भी उस खेल को खेल सकता है। तो उसी प्रकार आप भी किसी खेल के इसी तरह से नियम लिखिए कि जिन्हें पढ़ करके कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके।
खोजबीन के लिए नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में हैं, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। यानी कि अगर आपको ध्यानचंद के बारे में और कुछ भी जानना है तो आप इस पुस्तक में QR कोड की सहायता से उन्हें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। खोजबीन के लिए नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। यानी कि अगर आपको ध्यानचंद जी के बारे में कुछ भी जानना है, देखना है या पढ़ना है तो इस पुस्तक में आप QR कोड की मदद से यह काम कर सकते हैं। जैसे कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रेरक गाथाएं। नंबर 2 पर है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, फिर ओलंपिक या फिर मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार। तो ये सभी कुछ आपको QR कोड की मदद से आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी, अर्थात वो शारीरिक रूप से अक्षम थे। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ में आगे बढ़े, सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़ करके। तभी छोटा लड़का ठोकर खा करके लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। उसकी पुकार सुन करके बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ करके देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सबके सब लौट आए। उसे दोबारा खड़ा किया गया। उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रसित था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर के दौड़ लगाई और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर के देखते रहे। इस प्रश्न के साथ कि सब के सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है। निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर के समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख करके दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को पूरा किया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।